मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 का बेसिक पढ़ाएंगे। उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे। गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा और हर एक उदाहरण का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा। पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 का बेसिक पढ़ा देंगे। प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी जब आप लोग हल करोगे। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इस वीडियो को और बता दो कि पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग मानव सर से ही पढ़ना है और किसी टीचर से नहीं पढ़ना है। हम आपको रीजन बताते हैं ना, इसलिए रीजन जब समझ में आ जाएगा उसके बाद गर्दा उड़ा सकते हो। प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 का आप गर्दा उड़ा सकते हो प्रश्नों का, और एक विविध प्रश्नावली और है उसका भी गर्दा आप उड़ा सकते हो। सबसे पहले हम आपको मोटी बात बता देते हैं, पूरे पाठ 8 में होगा क्या। पूरे पाठ 8 में होगा क्या हम आपको तोड़ बता देते हैं। तो तोड़ है यहां पर कि सभी प्रश्नों में यहां पर तोड़ आपको बता देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी पूरे पाठ में। तो सभी प्रश्नों में चित्र का मतलब है फिगर जरूर बनेगा। तो तोड़ यही है। क्या तोड़ है? सभी प्रश्नों में चित्र जरूर बनेगा। चाहे प्रश्नावली 8.1 की बात करते हो प्रश्नों की, चाहे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों की बात करते हो, चाहे विविध प्रश्नावली की बात करते हैं, सभी प्रश्नों में चित्र जरूर बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के बारे में बताएंगे, लास्ट में आपको फार्मूले लिखा देंगे। प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 के फार्मूले लास्ट में लिखाएंगे। चित्र के बारे में बताएंगे ना तो मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा, बेसिक का उड़ेगा गर्दा। तो सबसे पहले यहां पे लिख लो रूल नंबर फर्स्ट में आप लोग लिख लो सरल रेखा का समीकरण। और सरल रेखा का जो समीकरण लिखेंगे ना मानक रूप में लिखेंगे। तो ठीक है, यहां पे लिख लो मानक रूप। और मानक रूप को हम क्या बोलेंगे? व्यापक रूप भी बोलेंगे। ठीक है, मानक रूप को क्या बोलते हैं? व्यापक रूप बोलते हैं। तो मानक रूप में सरल रेखा का समीकरण सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। इसको रफ कर देते हैं। ये तोड़ है, पूरे पाठ का बताया है, मजा आएगा ना। पूरे पाठ का तोड़ बता दिया है, दिक्कत नहीं आएगी पाठ 8 में। तो फिर आपको क्या करना है, यहां पर ax प्लस का by बराबर ab, ये रेखा का तो समीकरण है, लेकिन इसका फिगर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा इस रेखा का समीकरण का चित्र? तो हम आपको बताते हैं, जैसे x/a प्लस y/b बराबर 1। अगर आपने इस रेखा के समीकरण को अंताखंड रूप में कन्वर्ट कर लिया तभी आप फिगर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि x/a प्लस y/b बराबर 1 ये अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण है और इसका आप चित्र जानते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 11th में पाठ 10 सरल रेखा पढ़ी है। नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, आप कुछ ना पढ़ो, केवल मेरी क्लास लेते रहो। आप कुछ ना पढ़ो, मेरी क्लास लेते रहो। हम ये वादा करते हैं आपसे, आपके गणित में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको क्या सीखना है? इतना तो सीख सकते हो कि ये जो रूप है, ये सकल जो है अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, इतना तो जानते हो कि इसको हम क्या बोलेंगे। है तो सरल रेखा का समीकरण लेकिन अंताखंड रूप में है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा? देखो यहां पर a दूरी चलना है, क्योंकि x के अपान जो भी है धनात्मक है ना, तो दूरी x अक्ष पे आपको चल लेना है। इसके बाद आपको y के बट्टे देख लेना। y के बट्टे क्या है? b है ना, तो आपको पता है y के बट्टे b है, तो y अक्ष पे हम दूरी चलेंगे। तो दूरी चलेंगे कितनी है? धनात्मक है ना यहाँ पे b, तो ऊपर चलेंगे, ये धनात्मक y अक्ष है। ठीक है,
इसका अपोजिट जानते हो x का x डैश और y का अपोजिट y डैश। तो कहने मतलब है ये x अपान ए प्लस का y अपान बी बराबर 1, ये जो रेखा है ना, रेखा x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1, ये जो रेखा है इसका समीकरण ये है। और यहाँ पर आपको बिंदु भी लिख लेना है ऐसे करके, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है, और अगर चाहो तो यहाँ पे b डाल लो, तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा 0 कहाँ, b मिलेगा, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है और y दूरी कितना चला है, b चला है, तो यहाँ पे लिख लो। और ऐसे यहाँ पर x दूरी कितना चला है, a चला ना, यहाँ पे लिख लो। और y x अक्ष पे 0 होता है y का मान, ठीक है। सबसे पहले आपको अंताखंड रूप में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, हमको कितना चाहिए, बराबर 1 चाहिए। कैसे मिलेगा, रेखा के समीकरण में, रेखा के समीकरण में आपको अचर पद देख लेना, अचर पद देख लेना, उसी से भाग लगा देना दोनों पक्षों में। तो अचर पद क्या मिला, ए बी मिला ना, इसी से भाग लगाओ। तो हम भाग लगाएंगे दोनों पक्षों में ए बी से भाग लगाने पर। तो यहां पर बेटा भाग लगाने पर लिखो चाहे देने पर लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में जब हम भाग लगाएंगे ए बी का, देख लो बराबर हमें मिल गया 1, क्योंकि ए बी से बी कट गया ना, बराबर 1। अब यहाँ पे फिक्स बता दें क्या क्या चाहिए होता है फिक्स। तो x का गुणांक 1 चाहिए, y का गुणांक 1 चाहिए, और ये प्लस चाहिए, और बराबर 1 चाहिए। तो यहाँ पर ये जो काउंटिंग की है ना, 1 2 3 4, तो इस काउंटिंग पे हमें कितने नंबर मिल गए, 4 नंबर मिल गए, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब है ये फिक्स। यहां पर जब भी अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण आप बदलते हो या कन्वर्ट करते हो, तो कहने का मतलब है ये फिक्स रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। x का गुणांक y का गुणांक एक ही चाहिए होता है, बीच में प्लस चाहिए 100% और बराबर में 1 चाहिए होता है। तो ऐसे करके आपको सीख लेना, जो फिक्स है वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। अगर आपको बीच में प्लस चाहिए, तो ये बीच में प्लस चाहिए तो क्या करना है, bx के बटे आपको ए बी लिखना है, और ए वाई के बटे आपको ए बी लिखना है। लघुत्तम वापस दे दिया। अगर आपको बीच में ये चिन्ह चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो क्या करना होता है, आपको लघुत्तम वापस देना होता है, तभी ये बीच में आएगा। तो ये बीच में आ गया ना, अब बराबर 1। अब आपको ए से ए काटना, बी से बी काटना, तो x के बट्टे ए प्लस वाई के बट्टे बी बराबर 1। ये आ गया अंताखंड रूप में, यहाँ पे लिख लो, अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये रेखा का तो समीकरण है, लेकिन अंताखंड रूप में ये सरल रेखा का समीकरण है। ये भी रेखा का समीकरण है, लेकिन ये जो है मानक रूप में है। रेखा के समीकरण कितने होते हैं बताओ, अच्छा आपने क्लास 11 में पार्ट 10 में पढ़ा होगा, कितने होते हैं बताइए, हम आपको बताते हैं। पहला जो होता है रेखा का समीकरण मानक रूप में होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर दूसरा जो होता है प्रवृत्ता रूप में रेखा का समीकरण होता है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, ये भी आपको बताएंगे। ये प्रवृत्ता रूप में सरल रेखा का समीकरण है, और अंताखंड रूप में ये रेखा का समीकरण है, लंब रूप में रेखा का समीकरण है। तो 5 होते हैं रेखा के समीकरण, तो बहुत होते हैं, लेकिन 5 का नाम है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इतना नोट कर लेना है, और आपको हम बताएंगे कि पहले इसको देख लो, बाद में और भी हम चित्र आपको बताएंगे, क्योंकि चित्र का सबसे ज़्यादा यूज है, चित्र का सबसे ज़्यादा यूज है पार्ट 8 में। तो चित्र जरूर आपको ध्यान देना, जो चित्र यहाँ पर हम आपको बताएंगे वही यूज होंगे पार्ट 8 में, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे x के अपान a है, तो a भी बता देते हैं। a बराबर x अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई, तो x अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई। और b क्या है, y अक्ष पर, देखो x के अपान a है तो x अक्ष पर, ठीक है, y के अपान b है तो y अक्ष पे। ये क्या मैचिंग है, क्या है मैचिंग। अगर x के अपान है तो x अक्ष लिखना है, y के अपान है तो आप y अक्ष लिखना है। तो ये मैचिंग आपको सीख लेना है। y अक्ष पर
कटे अंताखंड की लंबाई। तो इसका चित्र देख लो, यहां पर आपको ये एक्स अक्ष यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे वाई अक्ष डाल लेना है। तो अपोजिट देखो, एक्स अक्ष का अपोजिट एक्स डैश, वाई अक्ष का अपोजिट वाई डैश। जैसे ये एक्स है ना, आपने अक्ष लिखा, यहाँ पे अक्ष नहीं लिखा, हिंदी में ना लिखो कोई बात नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो एक्स डैश फिर अक्ष लिख लो। ऐसे यहाँ पर वाई डैश अक्ष है, वाई अक्ष है, तो यहाँ पर वाई डैश अक्ष हिंदी में लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0,0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये जो मिलेगा वो एक्स अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई है। तो एक्स अक्ष पर आपको पता है, हम आपको ये अंताखंड भी बताएंगे। ये जो लिखा है ना अंताखंड, यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी अंताखंड लिखा है। हम आपको अंताखंड के बारे में बताएंगे, ये अंताखंड है कहाँ, कहाँ मिलेगा, कौन सी मार्केट में मिलेगा, कौन सी दुकान में मिलेगा, ये अंताखंड बताएंगे। तो सबसे पहले ये देख लो, एक्स अक्ष दूरी चल रहा है, एक्स अक्ष दूरी चल रहा है। तो हमने मान लिया कि एक्स अक्ष दूरी यहाँ से यहाँ तक चल लिया, ठीक है। और बाई के अपान बी है, धनात्मक है ना, तो ऊपर आपको चलना है वाई अक्ष पे। अब आपको पता है दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो दो बिंदुओं से हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। और ये जो रेखा है ना, ये एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1, ये जो रेखा खींची है इसका समीकरण ये है, ये लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे बिंदु लिख लेना है। बिंदु कैसे निकालते हो आपको पता है, कैसे निकालते हैं, जैसे एक्स अक्ष पर बाई 0 होता है, लिख लिया। अब एक्स अक्ष दूरी, एक्स अक्ष पर दूरी कितना चलाए हो, या रेखा ये बताई है इसने, ए दूरी चला है एक्स अक्ष पर, तो ए लिख लो। अब वाई अक्ष पर आपको पता है सबसे पहले एक्स का मान क्या होता है, 0। एक्स वाई अक्ष पर एक्स का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि वाई अक्ष पर आपने दूरी चली है, कितनी चली है, बी चली है, लिख लो। तो ऐसे करके बिंदु निकाले जाते हैं। तो समझ में आ गया, अगर रेखा का समीकरण है आपके पास मानक रूप में है, तब आपको उसका चित्र बनाना है। कैसे बनाना है, पहले अंताखंड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद अंताखंड जब रूप में रेखा का समीकरण निकाल लेते हो तब आप चित्र बना सकते हो, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद में आपको सेकेंड नंबर डाल लेना है, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लो। अब आपको करना क्या है, रूल नंबर सेकेंड, रफ करने में देखो, रफ करने में टाइम थोड़ा सा लग जाता, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। आपको हम बेसिक पढ़ा के जाएंगे। हमने आपको बताया कि हम भागने में से टीचर नहीं हैं, ए टू जेड देते हैं ना, कभी आपसे पैसा मांगा, कभी मांगा है। केवल इतना कहते हैं कि आपको करना क्या है, मैथ वाई मानव सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। गर्दा यहां पर भी उड़ रहा है और गर्दा इस चैनल पर भी उड़ रहा है, वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर। तो मैथ वाई मानव सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी स्टूडेंट। इतना तो भाई करो, आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, आपको हर एक पॉइंट बताते हैं कि पार्ट 8 में क्या ऐसा है जो हमको सर बता दो, प्रश्न लगाने में दिक्कत ना हो। तो वही हम आपको मोटी बात बताते हैं, बेसिक में चित्र आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको फार्मूले बता देंगे जो प्रश्नों में यूज करना है। हेडक खत्म हो गई ना आपकी, मेरी हेडक है, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर डाल लो। अब यहाँ पे प्रवृत्ता रूप डाल लो, प्रवृत्ता रूप में सरल रेखा का समीकरण। तो प्रवृत्ता रूप में सरल रेखा का समीकरण देख लो। अभी मानक रूप आपने देखा था और अंताखंड रूप देखा था, तो अब प्रवृत्ता रूप देख लो, y बराबर mx प्लस का c। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर जैसे यम जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रवृत्ता बोलते हैं, रेखा की प्रवृत्ता। और ये c जो है ना, ये मिलेगा y अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई।
तो बाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई ये है। अब यहाँ पर आपको हम चित्र बनवाते हैं। फिगर जरूर आपको यहाँ पे समझ लेना है, क्योंकि बगैर फिगर के प्रश्न नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखना है। तो एक्स अक्ष बाई अक्ष, एक्स अक्ष का अपोजिट एक्स डैश, बाई अक्ष का अपोजिट बाई डैश। अब देखो यहाँ पे जैसे ये तो 0,0 है, मूल बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, चौराया है, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब आपको ऐसी रेखा मिल जाए तो यहाँ से खींचना है, ठीक है। और सी बताया है बाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई, तो ये मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब भी आपको मानक रूप में रेखा का समीकरण मिल जाए तब आपको यहाँ से और यहाँ से गुजारना है, मतलब एक रेखा खींचनी है, वो यहाँ से खींची जाएगी, इतना ध्यान रखना है। जैसे बात करते हैं हम इस रेखा को ही बोलते हैं y बराबर mx प्लस सी। अगर चाहो अंतःखंड में कन्वर्ट कर लो, पता चल जाएगा। जैसे अंतःखंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो mx को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का mx हो जाएगा, प्लस का y बराबर सी। देखो जब भी हम चित्र बनाते हैं अंतःखंड रूप में ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट सीख लो तो टाइम बच जाएगा। नहीं सीख पा रहे हो तो इस रेखा को अंतःखंड में चेंज कर लो, सी से भाग लगा लो, तो सी से भाग लगा लो दोनों पक्षों में, अंतःखंड में चेंज कर रहा है, देख लो, माइनस का mx अपॉन सी प्लस का y अपॉन सी बराबर 1, ठीक है। अब आपको पता है कि x का गुणांक हमको 1 चाहिए धनात्मक, तो c के बटे आपको माइनस m कर लेना है और y के बटे c बराबर 1 कर लेना है। तो x के बटे माइनस c अपॉन m, क्योंकि माइनस हम अंश में देते हैं। अगर सिंगल पद है, अगर माइनस आपको यहाँ पर या बराबर लगा मिल जाए तब आपको अंश में देना है। सही फॉर्म हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि माइनस अगर अंश बटे हर में है तो अंश को देना पड़ता है। अगर सिंगल पद है, 2 पद या 2 से ज़्यादा पद हैं तो आपको बीच में रखना है चिन्ह। तो ये बन गया अंतःखंड। तो y के अपॉन सी है ना, तो यहाँ पे मिला, यहाँ पे देखो निगेटिव है ना, तो इसीलिए बोला है निगेटिव, मतलब यहाँ पे c अपॉन m मिल जाएगा। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमने रेखा यहाँ पर क्यों खींची। रटवाएंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। समझाएंगे रीजन, रटवाएंगे नहीं, क्योंकि जो रटते हैं वो कभी भी 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते। समझ के ही आपको प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है। तो नहीं आपके समझ में आ रहा था जब हमने डायरेक्ट ये रेखा खींची थी, तब आपको हमने बताया कि अंतःखंड में चेंज कर लो। अब आपके समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका चित्र हमेशा ऐसा ही बनाना है। हमने ये भी आपको बात बताई कि डायरेक्ट अगर बनाओ टाइम कम लगता है, अब अंतःखंड में चेंज करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब प्रश्नों को हल करवाएंगे प्रश्नावली 8.1 और 8.2 में, तो रेखा मिलेगी। तो आपको ऐसे करके चित्र बनाना है, अंतःखंड में चेंज करके बनाना है, या फिर डायरेक्ट ऐसे सीख लो। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। रूल नंबर आपने सेकंड सीख लिया। अब थर्ड में आ जाओ, वृत्त का समीकरण। इसको हम रफ कर देते हैं। अब चित्र आपको सिखाएंगे वृत्त का। तो यहां पर आपको क्या करना है, रूल नंबर थर्ड लिख लेना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड देखो, यहां पे लिख लो वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको बोलते हैं समीकरण। लेकिन किसका बोलते हैं, वृत्त का समीकरण है। तो यहां पर जो h और k आपको दिख रहा है, ये केंद्र है। ये क्या है, केंद्र है। तो केंद्र है h कामा k, और त्रिज्या यहां पर आपको दिख रही है ए बोलेंगे। घात हटा के आपको लिखना है त्रिज्या, क्या लिखना है, घात हटा के। तो त्रिज्या ए हो गई और एच और के क्या है, केंद्र है। अब यहां पर हम थोड़ा और आपको बताते हैं, जैसे केंद्र और त्रिज्या, केंद्र हम 0,0 ले लेते हैं और त्रिज्या यही रखते हैं, तब आपको चित्र बताएंगे कैसे बनाना है। तो यहां पे लिख लो, जब केंद्र 0,0 और त्रिज्या a है, तब
वृत्त का समीकरण। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये क्या है, एच और के मिल गया, तो ये एच और के का मान यहाँ पे रख दो, तो 0 है ना, तो जब 0 रखेंगे एच और के का मान तो इतना आएगा, हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ऐसा आपको मिलेगा समीकरण प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 में, और विविध प्रश्नावली में भी मिलेगा। तो इसका चित्र कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बनवा देते हैं चित्र, ठीक है। ये वृत्त का समीकरण है, ये क्या है, एक्स अच्छा है और इसको डालो एक्स डैश, इसको डालो बाई एच और इसको डालो बाई डैश। तो केंद्र आपको पहले से पता है 0,0, त्रिज्या देख लो, यहाँ पर त्रिज्या ए इसी को बोलते हैं, तो त्रिज्या आपको पता है, केंद्र से परिधि, वृत्त की परिधि तक हम इसको लेके जाएंगे तो बोलेंगे त्रिज्या। यहाँ पर भी यही मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी यही, ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगी यही। तो आपको पता है त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती है। जैसे आपने एक्स डैश है ना अपोजिट, तो यहाँ पे नेगेटिव आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब आपको करना क्या है, जब बिंदु लिखना है, इसके क्या लिखना बिंदु, तब आपको प्लस और माइनस लेना है, क्योंकि बिंदु धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तभी इस तरफ जब हमने ए दूरी ली है धनात्मक ली है, बाई के नीचे बाई डैश अक्ष पर हमने त्रिज्या ले ली है, लेकिन वो भी धनात्मक ली है, ऋणात्मक नहीं ली है, क्योंकि त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन बिंदु जब लिखोगे तब आपको चिन्ह लेना है प्लस का और माइनस का। तो आपने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, कैसे लिया है, क्योंकि एक्स अक्ष पे बाई का मान 0 होता है और केंद्र से यहाँ तक कितनी दूरी चले हो, ए दूरी चला है, तो आपको ए लिख देना है। अब आ जाओ यहाँ पर, कहने मतलब है यहाँ पर 0, a मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और बाई दूरी कितना चला है, ए चला है बाई दूरी, तो ए लिख दिया। अब इसका अपोजिट जानते हो, -a, 0 मिलेगा, क्योंकि अगर a, 0 प्लस का है तो इसका अपोजिट क्या मिलेगा, -a, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया बिंदु आप ऋणात्मक और धनात्मक ले सकते हो, दूरी नहीं ले सकते हो ऋणात्मक, तो इसीलिए ये बिंदु हमने क्या निकाल लिया, -a, 0, क्योंकि एक्स डैश अक्ष है ना, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ए चले हो, लेकिन ऋणात्मक एक्स अक्ष पे दूरी चले हो, तभी माइनस लिखा है। इसका अपोजिट बताओ, तो 0, माइनस है, तो चाहो तो यहाँ पे बिंदु डाल लो, जैसे ए डाल लिया, ठीक है, यहाँ पर ए डैश डाल लिया, यहाँ पर बी डाल लिया, यहाँ पे बी डैश डाल लिया। तो चित्र आपको समझ लेना है कि वृत्त का समीकरण अगर ऐसा मिल जाए तो चित्र ऐसा बनेगा, मीन्स फिगर ऐसा बनेगा। समझ में आ गया होगा ये वृत्त का समीकरण। अब आपको वृत्त के व्यापक समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, ये व्यापक समीकरण भी ध्यान रखना है, वृत्त के व्यापक समीकरण। तो वृत्त के व्यापक समीकरण देख लो, x इक्वल a sin थीटा, y इक्वल a cos थीटा, ये क्या होते हैं, वृत्त के व्यापक समीकरण होते हैं। इनको भी आपको रट लेना है, रट लेना है, वृत्त के व्यापक समीकरण हैं ये। तो व्यापक समीकरण है x बराबर a sin थीटा, y बराबर a cos थीटा। तो यहाँ पर हम व्यापक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राचलिक लिख देते हैं, क्योंकि व्यापक अलग होता है, प्राचलिक लिखो समीकरण। क्यों, क्योंकि आपने अवकलन पाठ 5 पढ़ा है ना, पाठ 5 अवकलन, सांतत तथा अवकलनीयता है पाठ 5, अवकलन पढ़ा है ना, तो वहां पर प्रश्नावली एक मिली थी, प्राचलिक फलनों का अवकलन करना होता था, तो ऐसे करके मिलते थे, तो अवकलन आपने किया था। अब आपके समझ में आया था कि x बराबर a sin थीटा, y बराबर a cos थीटा, पार्ट 5 में जब अवकलन किया था प्राचलिक फलनों का, तो अब आपके समझ में आया है कि ये वृत्त का समीकरण होता है और ये क्या होते हैं, प्राचलिक समीकरण होते हैं। चाहे आप इनका अवकलन करो चाहे इसका करो, आंसर शीट सेम निकलती है, ठीक है। तो आपने समझ लिया है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको नंबर 4 यहाँ पे डाल लेना है, दीर्घ वृत्त का बताएंगे। आप लोग इतना नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, क्योंकि अभी जो है बेसिक
और भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या डालना है, 4th नंबर डाल लेना है। तो यहां पर आपको परवलय बताएंगे, क्या बताएंगे, परवलय। तो यहां पे लिख लो परवलय, क्या बोलते हैं, परवलय। परवलय 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घवृत्त इसके बाद बता देते हैं, पहले इसको देख लो। परवलय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, परवलय का समीकरण। तो परवलय का समीकरण ये वक्र ही होता है, क्या होता है, वक्र ही होता है। तो परवलय का समीकरण देख लो, परवलय का समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो परवलय का समीकरण है y² बराबर 4ax। अब यहां पर इसका चित्र देख लो, इसका चित्र देख लो। अगर चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहां पर y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 4ax - 0, ठीक है। ये जो 0,0 है ना, ये शीर्ष है। शीर्ष क्या है, 0,0। शीर्ष का मतलब ये होता है, ये परवलय का जब चित्र बनाएंगे ये घूमेगा कहाँ पे, इसका पिछला जो हिस्सा होगा वो किस अक्ष पे घूमेगा, तो शीर्ष 0,0 पे घूमेगा। तो आपके समझ में आया होगा, इसको भी हम बोलते हैं परवलय का समीकरण और इसको भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, शीर्ष पता चल जाते हैं, ठीक है। अब देखो चित्र देख लो, यहाँ पे परवलय का हम बता रहे हैं चित्र। तो यहाँ पे x अक्ष कर लो और यहाँ पे y अक्ष, और आपको पता है इसका अपोजिट जो लेंगे हम x डैश ले लेंगे, यहाँ पर इसका अपोजिट y का y डैश ले लेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि शीर्ष है 0,0, कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, ठीक है। 0,0 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शीर्ष बोलेंगे। ये परवलय का क्या है, शीर्ष है। अब बताओ चित्र किस अक्ष पे बनेगा, हम आपको ट्रिक बताते हैं, 4G ट्रिक। विषम घात, विषम घात देखेंगे। तो विषम घात देखेंगे चर x या चर y, चर x या चर y। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो है विषम घात देखेंगे चर x या चर y पे। जिस चर पे विषम घात मिल जाए उसी अक्ष पे चित्र बनेगा। जिस अक्ष पे मीन्स जिस चर पे विषम घात मिल जाए उसी अक्ष पे चित्र बनेगा। तो किस अक्ष पे विषम घात है, कहने का मतलब है किस चर पे विषम घात है, x पे है विषम घात। तो x अक्ष पे आपको चित्र बनाना है। तो जब चित्र बनाएंगे ये देखो ऐसे बनेगा। केवल और केवल परवलय जब भी आपको मिल जाए चित्र आपको बनाना है, ये ट्रिक है 4G ट्रिक। विषम घात देखेंगे चर x या चर y पे, जिस चर पे विषम घात मिल जाए उसी अक्ष पे चित्र बनाना है। तो हमें पता चल गया कि x पे जो है थोड़ी इंक फैल गई है, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, आपको दिक्कत आएगी। अब बताइए, जैसे आपने देखा x और y पे घात, y पे घात 2 है सम है और x पे घात कितनी है 1 है, तो विषम है। तो जिस चर पे विषम घात मिल जाती है उसी अक्ष पे, अगर x की घात 1 है तो x अक्ष पे चित्र बनेगा। विषम घात देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे ये 4a मिलेगी आपको, ये क्या मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक 4a, इसको बोलेंगे नाभिलंब। क्या बोलेंगे, नाभिलंब बोलेंगे। नाभिलंब की लंबाई 4a होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा, जैसे मूल बिंदु से यहाँ तक जो दूरी चलेगा वो a चलेगा, इतना ध्यान रखना है। यह आपने पढ़ा होगा शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, शंकु परिच्छेद। तो उसमें आपने ये परवलय में सीखा था, नाभि नेता का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई। तो शंकु परिच्छेद आपने क्लास 11 में पढ़ा है, वही है यहाँ पे।
और नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम तो हैं, दिक्कत क्या है, हम आपको बताएंगे। इतना ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक ए दूरी चलेगा, तो अगर ये बिंदु हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, a,0 मिलेगा। इतना ध्यान रखना है, क्या मिलेगा यहाँ पे x अक्ष पर y0 होता है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला a, तो a,0। इसको क्या बोलेंगे, नाभि बोलते हैं। ये जो है नाभि के निर्देशांक है, ये नाभि का निर्देशांक है a,0। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नोट लिख लेना है। क्या लिख लेना है, जैसे नाभि लंब की लंबाई तो आपको पता चल गई, ये जो समीकरण आपको मिला है, जैसे यहाँ से यहाँ तक नाभि लंब की लंबाई जैसे 2a, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2a है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 2a, तो पूरी नाभि लंब की लंबाई 4a है। और इसको जो बोलेंगे हम नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब का समीकरण बोलेंगे। नाभि लंब का समीकरण x बराबर a होता है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभि लंब का समीकरण, जब भी आपको प्रश्न मिलेगा कि नाभि लंब का समीकरण, तो आपको x बराबर a लेना है। क्यों, क्योंकि अगर x बराबर a जो है यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो आपको पता है अगर ये रेखा खींची जाए तो यही तो खींचेगी। तो ये जो है नाभि लंब की लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक है, नाभि लंब की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक बताई गई है, लेकिन जो समीकरण है ये नाभि लंब का समीकरण है, x बराबर है। इतना ध्यान रखना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, जितना यहाँ पे बताया है इतना ही आपको सीखना है। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आ जाइए। परवलय 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार आपको बताएंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। सेकंड नंबर पे आपको बताएंगे, ये जरूर परवलय सीख लेना है, चित्र जरूर आपको समझना है, क्योंकि प्रश्न जब भी हम पार्ट 8 के लगाएंगे ना तो चित्र जरूर बनेगा, इतना ध्यान रखना है। जितना यहाँ पे बेसिक में बता दें सभी का आपको, जितने चित्र बता दें ध्यान देना है चित्र में। ठीक है, अब आ जाए दूसरा, परवलय का समीकरण। तो परवलय का समीकरण दूसरा देख लो, तो y² बराबर माइनस का 4ax या y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax माइनस 0। कहने मतलब है ये भी परवलय का समीकरण है और ये भी है, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बता दिए हैं शीर्ष जो हैं 0,0 हैं। यहाँ पर जैसे ऐसा मिल जाए, आपको ऐसा मिल जाए तो समझ लेना है इसके शीर्ष जो होते हैं वो 0,0 होता है। ठीक है, चाहे हमने यहाँ पर आपको बता जरूर दिया है कि शीर्ष 0,0 है, अगर इसको हम रफ कर दें और आपको ऐसा मिल जाए परवलय का समीकरण y² बराबर माइनस का 4x, अगर आपसे कोई पूछ दे इस परवलय के समीकरण जो है, परवलय का समीकरण जो है इसका शीर्ष बता दीजिए, तो आपको बताना है 0,0 बताना है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया। अब इसके बाद आपको फिगर बनाना है, तो फिगर में यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष डाल लो, और x अक्ष का अपोजिट x डैश, y अक्ष का अपोजिट y डैश। अब देखो यहाँ पर विषम घात देख लो, जिस चर पे विषम घात मिल जाए उसी अक्ष पे चित्र बनेगा। तो x पे घात 1 है, विषम है ना, तो x अक्ष पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक x अक्ष पे चित्र बनेगा। अभी जो इससे पहले बताया था y बराबर 4ax पहला बताया था ना, तो यहाँ पर प्लस मिला था और यहाँ पे विषम घात आपको मिल गई थी, तो विषम घात आपको पता है 1 है ना, तो धनात्मक x अक्ष पे आपने ये परवलय बना दिया था, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है और विषम घात x पे है, तो x अक्ष पे तो बनेगा लेकिन ऋणात्मक x अक्ष पे बनेगा ये परवलय। तो ये आपको जानकारी सीख लेना। और ये जो हमने बताया था इसका पीछे का हिस्सा, जो पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा, कहाँ से मुड़ेगा, ये शीर्ष है ना 0,0, यहाँ से मुड़ेगा पीछे का हिस्सा, ये जो गोलाई में होता है ये पिछला हिस्सा होता है परवलय का, शीर्ष से ही घूमेगा। अगर आपके पास शीर्ष कुछ और होता है तो कुछ और अगर है तो उसी शीर्ष पर ये घूमेगा, लेकिन मेरे पास 0,0 है ना शीर्ष, तो ये पीछे का हिस्सा जो घूमेगा ना वो शीर्ष 0,0 से घूमेगा।
इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लो, अगर नाभि लंब की बात करते हैं तो 4a मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ये, और नाभि लंब का समीकरण देख लो यहाँ पे, इसको बोलते हैं नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाभि लंब का समीकरण बोलेंगे। तो नाभि लंब का समीकरण, इसी को यहीं पे लिख देते हैं, x बराबर माइनस का a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, a है। दूरी तो धनात्मक लेते हैं, लेकिन समीकरण या बिंदु की बात करें तो आपको चिन्ह ले लेना है, तो ऋणात्मक है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तभी x बराबर माइनस a लिया है। अगर इस बिंदु की बात करते हैं, यहाँ पे बिंदु क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा, थोड़ा इसको हम रफ करके आपको बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो बिंदु मिला है, x अक्ष पर बाई 0 होता है, माइनस का a,0 मिला है, इसको बोलेंगे नाभि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाभि बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलते हैं। और 4a लिख लो, यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4a है, यहाँ से यहाँ तक 2a तो पहले से लिखा है। तो इतना आपको समझ लेना है जो हमने आपको बताया। जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं वो आपको सब समझना है। हमने आपको बताया चित्र की जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम रफ करके अब आपको हम तीसरा नंबर बताएंगे, परवलय का समीकरण ही बताएंगे, ठीक है। परवलय 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों प्रकार आपको बता देंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, नंबर यहाँ पे 3 डाल लो, तो यहाँ पर लिख लो फिर परवलय का समीकरण। तो इस बार हम लिखेंगे x² बराबर 4ay, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, ठीक है, चिन्ह का बहुत महत्व है। या करके लिख लो x - 0 का होल स्क्वायर बराबर 4ay - 0 का होल स्क्वायर। तो अगर बात करें यहाँ पे शीर्ष, देखो शीर्ष है 0,0, पहला ये 0 है, यहाँ पे लिखते हैं, बाद वाला यहाँ पे लिखते हैं। इतना ध्यान रखना है। चाहे आप x² बराबर 4ay लिखो, जैसे यहाँ पे तो लिखा ही था, जैसे y² बराबर 4ax लिखो, जैसे y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 4ax - 0 का होल स्क्वायर। जैसे आपको शीर्ष लिखना है, पहले क्या लिखोगे, जैसे अगर 1 और 2 शीर्ष है, जैसे यहाँ पे मिल गया, जैसे यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया। अब बताओ शीर्ष कैसे लिखोगे, पहले क्या, कहाँ से लिखोगे, पहले यहाँ से लिखना है, x वाला सिस्टम है ना, यहाँ से, और फिर यहाँ से, ऐसे करके शीर्ष लिखे जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे 0,0 है, आप समझ ही नहीं रहे हो, तो पहले इसका लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है, x - 1 है ना, तो इस ब्रैकेट का पहले यहाँ पे लिखना है, फिर इस ब्रैकेट का बाद में लिखना है। नहीं तो आप लोग कहते सर कन्फ्यूजन है, कमेंट करते, कन्फ्यूजन पैदा नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, हम ऑल कन्फ्यूजन हम ले लेते हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन ले लेंगे जितनी कन्फ्यूजन है आपके अंदर। आपको पता है कि जो भी हम बताते हैं एकदम सॉलिड बताते हैं भाई, गलत नहीं हो सकता। मेरा पढ़ा हुआ कहीं पर आपको लेके चले जाना है कॉपी, कोई भी टीचर गलत नहीं बता सकता है, इतना ध्यान रखना है। तो y² इक्वल प्लस 4ay या ऐसे। अब इसका फिगर देख लो, तो फिगर में हमने आपको बताया है, इसको x अक्ष और इसका अपोजिट देख लो, यहाँ पे अपोजिट x डैश, और यहाँ पर y लिख लो, y(h), अभी इसका अपोजिट y डैश। अब देखो चर x और चर y देख लो, किस चर पे विषम घात है, किस चर पे विषम घात है, तो y चर पे विषम घात है, तो y अक्ष पे ही ये परवलय बनेगा। विषम घात देख लेते हैं, जिस चर पे विषम घात है उसी चर अक्ष पर परवलय बनेगा, ठीक है। तो y पे विषम घात है तो धनात्मक है ना, तो ऊपर बनेगा, ये परवलय कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। ये पीछे का हिस्सा, ये जो गोल गोल है ना, गोल गोल, ये पीछे का हिस्सा कहाँ से होकर जाएगा, ये शीर्ष से होकर जाएगा, क्योंकि ये मूल बिंदु है ना, तो यहीं पे शीर्ष मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे।
ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई 4a मिलेगी आपको। नाभि लंब की लंबाई क्या मिलेगी? 4a मिलेगी। तो 2a इस तरफ, 2a इस तरफ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम नाभि लंब की लंबाई। क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, अब आ जाइए नाभि लंब का समीकरण। इसी को बोलते हैं हम नाभि लंब का समीकरण। नाभि लंब का समीकरण, तो आपको ये देखना है कि नाभि लंब का समीकरण कितना मिलेगा। पहले हम नाभि पता करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? नाभि पता करते हैं। तो नाभि जब पता चल जाएगी, नाभि लंब का समीकरण पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी मिलेगी? a मिलेगी। तो 0, a मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको रफ करेंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो नाभि अगर पता करना है तो ऐसे करके आपको ब्रैकेट लेना है, क्योंकि आपको पता बाई एच पे x 0 होता है। ठीक है, अब हमने ये ले लिया a। क्यों? यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली है ना बाई एच पे, यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स है, चेंज नहीं है। आपको समझ लेना है 0, a जो है कहाँ से लिखा? वाई एच पे दूरी a चला है तो a लिख दिया, और बाई एच पे x 0 होता ना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नाभि बोलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं नाभि। ठीक है, अब बात करेंगे, नाभि तो हो गई। अब नाभि लंब का समीकरण। तो नाभि लंब का समीकरण तो हो ही गया है, तो लिख दो यहाँ पे नाभि लंब का समीकरण बाई बराबर a। क्या होता है? बाई बराबर a होता है नाभि लंब का समीकरण। ठीक है, क्योंकि बाई बराबर a लिखना है आपको। और नाभि लंब की लंबाई, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है नाभि लंब की लंबाई, इसके आगे नहीं। नाभि लंब का समीकरण आपको लेना है तो आगे तक लेना है। ये जो इसके आगे बढ़ रही है रेखा और इसके पीछे ये भी बढ़ रही है, तो पूरी रेखा नाभि लंब का समीकरण, और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे नाभि लंब की लंबाई 4 है। इतना आपको समझ लेना है। ठीक है, अब नंबर 4 आ जाओ। नंबर 4 में हम आपको बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको नंबर 4 पे परवलय लिख लेना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि परवलय कितने प्रकार के होते हैं। परवलय 4 प्रकार के होते हैं। गर्दा उड़ेगा ना, बेसिक का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी हो जा बेसिक, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा भाई। यहाँ पर नंबर 4 डाल लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं x² बराबर माइनस का 4ay। यहाँ पे ऋणात्मक ले लिया, या करके इसको भी लिख देते हैं x - 0 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4a बाई माइनस 0। ठीक है, देखो ऐसा भी परवलय का समीकरण मिलेगा और ऐसा भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? शीर्ष लिख देते हैं। बताइए पहला किस ब्रैकेट का लिखा जाएगा? जैसे आपको लिखना जरूर है, पहले भुज बाद में कोटि। तो भुज हमें मिला है 0, यहाँ से पहले x वाले ब्रैकेट से लिखना है, फिर y वाले ब्रैकेट से लिखना। तो ये शीर्ष हमको मिल गया है। ठीक है, अब आपको पता है इसका पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा, हम आपको बताएंगे कि शीर्ष है ना 0, तो इसका पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा? शीर्ष से घूमेगा 0, से। तो परवलय आपको चित्र बना लेना है। तो x अक्ष इसका अपोजिट x डैश और y अक्ष इसका अपोजिट y डैश। अब देखो यहाँ पे करना क्या है? विषम घात देखना है। बाई चर पे विषम घात है तो बाई अक्ष पे ही चित्र बनेगा, लेकिन ऋणात्मक है ना यहाँ पे, तो ऋणात्मक बाई अक्ष पे बनेगा चित्र। विषम घात देखना है, फिर चिन्ह देखना है। विषम घात बाई चर पे है तो बाई अक्ष पे बनेगा चित्र। ठीक है, और माइनस है तो ऋणात्मक बाई अक्ष पे बनेगा। तो विषम घात देखी जाती है। ठीक है, तो ये शीर्ष मिल गया हमें 0, यहाँ पर हमने ले लिया शीर्ष। ठीक है, हमने बताया था पहले ही ये पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा, ये शीर्ष है ना 0, यहीं से ये परवलय घूमेगा। अब सब कुछ बता देते हैं कि कहने का ये मेरा मतलब है ये। ठीक है, हमें पता है कि 4a यहाँ से यहाँ तक नाभि लंब की लंबाई सेम होती है, चाहे परवलय का समीकरण कोई सा हो। तो यहाँ पर आपको 2a बांट देना है। क्या बांट देना? 2a बांट देना है ऐसे करके। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है ये क्या? नाभि है। तो हमें पता है a दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो 0, है,
इसको क्या बोलेंगे, नाभि बोलेंगे। तो नाभि के निर्देशांक 1 है तो नाभि का निर्देशांक बोलो। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, नाभि लंब की लंबाई बोलते हैं। इधर लिख देते हैं नाभि लंब की लंबाई, ये नाभि लंब की लंबाई है और आपको पता है टोटल क्या है 4 है। और यहाँ पे नाभि लंब का समीकरण लिख देते हैं, नाभि लंब का समीकरण। तो नाभि लंब का समीकरण जो है यहाँ से यहाँ तक नहीं, वो पूरी रेखा जो यहाँ से ऐसे करके आगे पीछे बढ़ रही है। नाभि लंब की लंबाई केवल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, तार चढ़ा लेते हैं, तार चढ़ा लेते हैं तो आपको समझ में आया होगा यहाँ से यहाँ तक नाभि लंब की लंबाई होती है। और नाभि लंब का समीकरण जो होता है इतना नहीं होता है, इसके आगे तक का होता है, कहीं पर रेखा खींच लो इनफाइनाइट। तो नाभि लंब का समीकरण जब निकालेंगे तो आपको पता है y बराबर -a, क्योंकि ये दूरी जो है y अक्ष पे चला है, वो भी ऋणात्मक, तो ये नाभि लंब का समीकरण होता है। ठीक है, तो परवलय आपने सीख लिया है और किसको क्या बोलते हैं आपको ये जरूर सीख लेना है, क्योंकि जब प्रश्नों को हल करवाएंगे ना तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसीलिए बेसिक हम हर पाठ हर प्रश्नावली का बताते हैं आपको। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब ये खत्म हो गया परवलय। अब आपको बताएंगे दीर्घवृत्त का समीकरण बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको 5 नंबर डाल लेना है, क्योंकि 4 तक तो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे नंबर 5 डाल लो, इसको हम रफ करेंगे और यहाँ पे नंबर 5 डाल देते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है दीर्घवृत्त का मानक रूप में लिख लो। यहाँ पे इसका तो मानक रूप मिल जाएगा, तो यहाँ पे मानक रूप, मानक रूप को क्या बोलते हैं, व्यापक रूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो मानक रूप में दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट हैं, इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, 2 समीकरण आपको मिलेंगे। जैसे पहला है दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे x/a प्लस का y/b बराबर 1। तो यहाँ पर आपको केंद्र मिलेगा 0,0। जैसे अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाते हैं, जैसे आपको चित्र बनाना है, जैसे x/a y/b, तो यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर लेना, नहीं तो अंताखंड बनेगा। ये पढ़ा चुके हैं अभी फर्स्ट वाले रूल में, अंताखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण। देखो अगर रेखा का समीकरण होगा तो अधिकतम घात चर की 1 मिलेगी। अगर वृत्त का समीकरण है या फिर वक्र का समीकरण है तो घात 2 या 2 से ज्यादा आपको मिलेगा। ये पहचान होती है रेखा के समीकरण में और वक्र के समीकरण में। वक्र में आपके वृत्त आते हैं और ये परवलय आते हैं, दीर्घवृत्त आता है, अतिपरवलय आता है, इतना ध्यान रखना है। तो रेखा का समीकरण पहचानना यही है, चाहे x की बात करते हैं चाहे y की बात करते हैं, अधिकतम घात 1 मिलेगी तो बोलेंगे रेखा का समीकरण, और अगर घात 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाए तो बोलेंगे वक्र का समीकरण। वक्र में ये दीर्घवृत्त आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं यहाँ पर जहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 आपको मिलेंगे। यहाँ पर शर्त होती है a b, इसको आपको समझना है कि यहाँ पर जो भी x स्क्वायर के अपन a स्क्वायर होगा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जिस तरफ ये अस्मिका देख रही है उसको बोलेंगे बड़ा, और जिस तरफ नहीं देख रही है उसको बोलेंगे छोटा। तो या करके हम इसको भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे देख लो x - 0 का होल स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। ये शीर्ष नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, केंद्र होते हैं 0,0। ये जो होते हैं केंद्र होते हैं। ठीक है, शीर्ष नहीं होता, शीर्ष परवलय में, अभी जो इससे पहले किया था ना वो परवलय में शीर्ष होते हैं, दीर्घवृत्त में केंद्र। अब आपको चित्र बना लेना है। तो कहने का मतलब है कंपट, हम दीर्घवृत्त को क्या बोलेंगे, कंपट बोलेंगे, कंपट। ठीक है, कंपट बोलते हैं।
दीर्घवृत्त को, तो हमें पता है ए बड़ा है बी से, तो कंपट बिछा बिछा बनेगा। कंपट कैसा बनेगा? बिछा बिछा बनेगा। ये दीर्घवृत्त है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। अपोजिट ले लो यहाँ पे, एक्स का अपोजिट एक्स डैश और वाई का अपोजिट वाई डैश। तो अक्ष बोलेंगे तो आपको यहाँ पर देख लेना है भाई, थोड़ा सा सही से बना देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दीर्घवृत्त है, ये क्या है? दीर्घवृत्त का चित्र है। तो इसी को बोलते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसी को बोलते हैं, ये जो आपको कंपट दिख रहा है, कंपट बोलते हैं। कंपट बिछा बिछा, तो बिछा बिछा कब होगा? जब ए बड़ा होगा बी से। तो अब आपको यहाँ पर पता है क्या आएगा? 0,0। क्यों? क्योंकि केंद्र आपको पता है यहाँ पे 0,0 है। तो ये लिख जरूर देते हैं, ये लिखा नहीं मिलेगा ऐसे, ऐसा मिलेगा प्रश्न में, पार्ट 8 में ऐसा मिलेगा। तो समझ लेना है कि इसका केंद्र 0,0 है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको शीर्ष लिखना है। ये शीर्ष होते हैं, ये क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं, हम आपको बताएंगे शीर्ष। तो इसको बोलते हैं शीर्ष। 4 होते हैं शीर्ष, इसको भी बोलते हैं शीर्ष, इसको भी बोलते हैं शीर्ष, इसको भी बोलते हैं शीर्ष। तो ये शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शीर्ष की। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना चला है? ए चला है, इतना ध्यान रखना है। तो a,0, जब यहाँ से यहाँ तक दूरी ए चला है तो यहाँ से यहाँ तक भी ए चला है। तो इसका यहाँ पर शीर्ष आएगा -a,0, क्योंकि अगर a,0 इसका अपोजिट -a,0 होगा, क्योंकि ऋणात्मक एक्स अक्ष पे चिन्ह माइनस लेना पड़ते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक b है, बाई अक्ष की दूरी, तो 0,b मिलेगा ये शीर्ष। और ये शीर्ष क्या मिलेगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? b है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, क्या मिलेगा हमको? 0,-b मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बिंदु का ये अपोजिट है, ठीक है, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है। इतनी जानकारी आपको ले लेना है। और यहाँ पे आपको नाभि मिलेगी, क्या मिलेगी? यहाँ पे नाभि मिलेगी, AE,0, इसको बोलते हैं नाभि बोलते हैं। कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख दें नाभि, इसको नाभि बोलते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, तो नाभि यहाँ पर लिख देते हैं -AE,0। हमने आपको बताया कि नाभि यहाँ पे 2 मिलेंगे, एक AE,0 और इसकी अपोजिट क्या रहेगी? -AE,0। तो नाभि में E है, तो हम आपको बताते हैं कि E क्या है? उत्केंद्रता। क्या है? उत्केंद्रता, उत्केंद्रता है, ठीक है, E को बोलते हैं। ये भी आपको समझ लेना है कि E को क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो नाभि को यस से डिनोट करते हैं और इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे यस डैश कर लो और यहाँ से यहाँ तक ए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नाभि इसको यस से और इसको यस डैश से, इतनी आपको जानकारी होना चाहिए दीर्घवृत्त में। अब आपको बताएंगे दूसरा वाला दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। जब ए छोटा होगा बी से, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। दूसरा जो है पॉइंट आपको डाल लेना है, इतना आपको ये जो है नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है तो चित्र जरूर आपको समझना है कि दीर्घवृत्त का ये समीकरण है, इसका ये चित्र है, ठीक है। चित्र जरूर सीख लेना, समीकरण याद होना है और आपको चित्र भी याद रखना है। समीकरण का नाम याद रखना है और उस समीकरण का चित्र आपको रट लेना है भाई, मजा आएगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा नंबर डाल लेना है, यहाँ पे लिख लो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इतना ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर ऐसा होता है, कब होता है? हम आपको बताते हैं, जब ए छोटा होता है बी से। तो यहाँ पे बी बड़ा है, तो बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं सर एक्स स्क्वायर के अपॉन बी स्क्वायर आएगा। चाहे आप ए स्क्वायर रखो, गलत नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। उत्तर जब भी निकालेंगे प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों का उत्तर सेम निकलेगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो।
तो हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे केवल शर्त ध्यान रखना है, ये शर्त ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि इस शर्त पर ये समीकरण तो सेम रहेगा, चाहे कोई सी शर्त ले लो, लेकिन चित्र बनेगा अलग। तो सबसे पहले यह करके यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर केंद्र क्या रहेगा 0,0, ठीक है। अब चित्र कैसा बनेगा, कंपट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आ जाइए कंपट। कंपट कैसा बनेगा, जब a छोटा है b से तो कंपट खड़ा खड़ा बनेगा, खड़ा खड़ा। तो खड़ा खड़ा कंपट बनाओ, ये कंपट खड़ा खड़ा बनेगा, ये दीर्घवृत्त है, ठीक है। ये x अक्ष है और इसको बोलेंगे y अक्ष। x अक्ष का अपोजिट x डैश, y अक्ष का अपोजिट y डैश। तो ये तो केंद्र है, ठीक है। ये यहाँ पर a ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, a डैश ले लो, वही है। यहाँ पे भी a,0 मिलेगा, यहाँ पर माइनस a,0 मिलेगा, पहला वाला बताया ना फिगर, वही है। यहाँ पे 0,b मिलेगा, यहाँ पर b डैश कर लो, 0,-b मिलेगा। शीर्ष वही रहेंगे, शीर्ष वही रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे बात आती है नाभि, तो नाभि हमने क्या ले ली, यहाँ पे यस ले ली, तो 0,be मिलेगा नाभि, ठीक है। यहाँ पे यस डैश ले ली, 0,-b, ये नाभि होती है। ये क्या होती है, नाभि के निर्देशांक होते हैं। तो नाभि लिख लो यहाँ पे, ये भी नाभि है, तो नाभि या नाभि के निर्देशांक, ठीक है। और ये केंद्र होता है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देख लो, ये केंद्र है और ये क्या है, 4 शीर्ष होते हैं। ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है आपका, इसको भी बोलेंगे शीर्ष, यहाँ पे देख लो, ये शीर्ष। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए दीर्घवृत्त में, ठीक है। ई तो आपको पता ही है, ई को क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आपने दीर्घवृत्त का समीकरण सीख लिया है और इसका चित्र भी, चित्र जरूर ध्यान रखना है। समीकरण ये है, चित्र ये है। अगर चित्र भूल गए तो प्रश्नों का गर्दा नहीं उड़ा सकते हो। तो हर प्रश्न में चित्र जरूर बनेगा, इसलिए आपको चित्र बता रहा है। तो चित्र की जानकारी आपको ले लेना है। पार्ट 8 बहुत सरल है, अगर आपने इस चित्र की जानकारी नहीं रखी तो पार्ट 8 बहुत कठिन है। लेकिन अगर हमसे पढ़ रहे हो तो कोई सा पार्ट हो कठिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई सरल है, पढ़ाई सरल है, पढ़ाने वाला होना चाहिए। पढ़ाई सरल है लेकिन पढ़ाने वाला होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कौन सा रूल है, हाँ नंबर 6। अब आपको यहाँ पे अति परवलय लिख लेना है, अति परवलय। तो अति परवलय अगर हम सादा सादा लिखेंगे दिक्कत नहीं है, मानक रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मानक रूप में अति परवलय का समीकरण। तो मानक रूप में अति परवलय का समीकरण यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 हैं अति परवलय का समीकरण। चलो थोड़ा सा छोटा लिखेंगे क्योंकि ग्राफ बनेगा ना, तो आपको बताएंगे। अति परवलय का समीकरण, तो अति परवलय का समीकरण देख लो यहाँ पे। तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसको बोलते हैं अति परवलय का समीकरण, ठीक है। या करके लिख देते हैं। यहाँ पर शर्त नहीं है, केवल ये प्लस का 1 आपको समझना है, एक और लेंगे वो माइनस का 1 होगा, केवल यही शर्त है। प्लस 1 पे कैसा चित्र बनेगा और माइनस 1 अगर है बराबर में तो चित्र कैसा बनेगा। तो या करके लिख देते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो केंद्र हमको मिलेगा 0,0, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट का लिखना है, बाद में इसका लिखना है। केंद्र है 0,0। अब अति परवलय देख लो, चित्र देख लो कैसा बनेगा। चित्र को ही समझना है आपको, ठीक है। तो ये x अक्ष और इसको क्या बोलेंगे हम, y अक्ष बोलेंगे। तो x अक्ष और y अक्ष आपने यहाँ पे ले लिया, x डैश कर लो, इसका अपोजिट y डैश कर लो। अब
यहाँ पर तो आपको पता है 0,0। अति परवलय क्या होता है, थोड़ी दूरी पे बनता है ऐसे करके। अति परवलय थोड़ी दूरी पे बनता है ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, अति परवलय है। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो शीर्ष होगा ए, और यहाँ पे ए डैश। तो दूरी तो यहाँ से यहाँ तक ए चलेगा ना, तो a,0 ये शीर्ष आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे इसका अपोजिट -a,0। और यहाँ पर अगर बात करते हैं यश की, नाभि की, तो a,0 तो बोलते हैं नाभि, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ नाभि, यश डैश माइनस का a,0, यहाँ पे लिख लो नाभि, इसको लिख लो केंद्र। ये सब जानकारी होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्रश्न को लगाना है ना तो आपको अति परवलय का समीकरण याद होना चाहिए, इसका चित्र याद होना चाहिए, क्योंकि चित्र की आवश्यकता पड़ेगी हर प्रश्न में। तो अगर प्रश्न में ऐसा समीकरण मिल जाए तो बोलेंगे अति परवलय का समीकरण, तो चित्र ऐसे बनाना है, ठीक है। इतना ही सीखना है अति परवलय में, और कुछ नहीं। नाभि सिखा दी है और उसके शीर्ष सिखा दिए हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको और यहाँ पे बताएंगे अति परवलय का समीकरण। सेकंड यहाँ पे नंबर डाल लो, क्योंकि 2 होते हैं, एक तो हो ही गया है, अब दूसरा देख लो। यहाँ पे सेकंड नंबर, यहाँ पे यहाँ पे नाम भी चेंज है, यहाँ पे अति परवलय का नाम भी चेंज है, संयुग्मी अति परवलय। तो मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, संयुग्मी अति परवलय का समीकरण, ठीक है। संयुग्मी देख लो कैसा होगा इसका समीकरण। इंक हमें लगता है मार्कर में खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, खत्म हो जाए। y² / b² बराबर -1। तो यहाँ पे निगेटिव आपको मिलेगा, निगेटिव मिलेगा -1, ठीक है। तो ये ही आपको हमने सिखाया, -1 पे कैसा चित्र बनेगा और +1 पे कैसा बनेगा। +1 पे बना के दिखा दिया है, -1 है ना, अब बताएंगे। पहले यह करके लिख देते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y - 0 का होल स्क्वायर अपॉन b² बराबर 1। नहीं, यहाँ पे -1 ले लो। तो कहने का मतलब है आपको या करके बता दिया, क्यों, इसका केंद्र क्या होता है, 0,0 होता है। तो यहाँ पर केंद्र लिख दिया 0,0। अब देखो, जब -1 है तो अति परवलय खड़ा खड़ा बनेगा, खड़ा खड़ा। तो खड़ा खड़ा बना लो, यहाँ पे अति परवलय कैसा बनेगा, खड़ा खड़ा बनेगा। तो ये x अक्ष है और ये x डैश है, और यहाँ पे y अक्ष है, और इसको क्या बोलेंगे, y डैश अक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो ये अति परवलय बनेगा ऐसे करके, ये बन गया अति परवलय। ये फिगर जरूर ध्यान देना है, क्यों बगैर चित्र से प्रश्न नहीं लगा सकते हो पार्ट 8 के। तो यहाँ पे a ले लो, 0,a मिलेगा, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, a डैश ले लो अपोजिट, 0,- नाभि यहाँ पे कितनी आएगी, 0,be आएगी, क्या आएगी, 0,be। यहाँ पे यस डैश 0,be, ठीक है। तो ये नाभि आपको ध्यान देना है, रट लेना है, नाभि रट लेना है। क्यों, शंकु परिच्छेद आपने पढ़ा है ना, शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद पढ़ा है तो डरने की क्या बात है, ये तो क्लास 11th में है ना, क्लास 11th में। तो वहीं से ये हम लिख रहे हैं, ये सब आपने क्लास 11th में ये रटा होगा। नाभि 0,be होती है और 0,-b होती है। यहाँ पे क्या ले लो, निगेटिव ले लो, ठीक है, एक प्लस की एक माइनस की। तो यहाँ पर 0,0 होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं केंद्र, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे शीर्ष बोलेंगे, ये शीर्ष होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये भी शीर्ष है। तो अति परवलय का समीकरण आपको सिखा दिया, एक संयुग्मी अति परवलय का समीकरण होता है और एक केवल और केवल अति परवलय का समीकरण होता है। इसमें एक और देख लो, समकोणीय अति परवलय, और देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। समकोणीय अति परवलय आपको सिखाते हैं। तो समकोणीय अति परवलय देख लो, यहाँ पे नंबर 3। तो मार्कर हम चेंज करेंगे, हमें लगता है इंक डालना पड़ेगी। समकोणीय अति परवलय, तो समकोणीय अति परवलय देख लो, इसका समीकरण, समकोणीय अति परवलय का समीकरण। तो यहां पर x y बराबर
यहाँ पे के स्क्वायर ले लिया, इसको बोलते हैं संयुग्मी अतिपरवलय बोलेंगे। रट लेना है ये समीकरण, इसका नाम है समकोणीय अतिपरवलय। इसका चित्र देख लो, तो इसको बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे। हम इंक डाल लेते हैं, इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी 15 मिनट की और क्लास चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी, 15 मिनट की और क्लास चलेगी और ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बेसिक। तो इंक डाल लेते हैं, बाद में डालना पड़ेगी यार, अभी फार्मूले इसके बचे हुए हैं, क्योंकि पार्ट 8 समाकलनों के अनुप्रयोग में प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 का हमें फार्मूले भी लिखाना है। पहले हमने चित्र के बारे में आपको बताया है, किसके बारे में बताया है, चित्र के बारे में बताया है आपको। तो यहाँ पर हम इंक ले लेते हैं, इंक भी थोड़ी सी यहाँ पे ख़त्म हो गई। जब भी हम पढ़ाते हैं तो इंक जो है ख़त्म हो जाती है भाई, क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। बेसिक तो बेसिक है, हम कुछ भी आपके लिए पढ़ा सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। गणित बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गणित। हमने आपको बताया 100 में से 100 वही बंदा ला सकता है जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर जुनून नहीं है वो कभी भी गणित में 100 में से 100 नहीं ला सकता है। तो हमने आपको यही बताया है कि आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो समझेगा स्टूडेंट वो कभी भी भूलेगा नहीं सिलेबस को। रटने वाले भूल जाते हैं सिलेबस, रटने वाले क्या होता है, सिलेबस को भूल जाते हैं और कभी भी टॉपर नहीं बन पाते हैं। तो फ़ायदा क्या है, हमने आपको यही बताया, हर क्लास में बताते हैं कि मेरे भाई पढ़ाई ऐसी करो, पढ़ाई ऐसी करो जो आप माँ बाप का नाम रोशन कर पाओ। वो वाली पढ़ाई हमें बेकार लगती है, पढ़ भी रहे हो और उसका नतीजा भी नहीं निकल रहा है, तो वो वाली पढ़ाई बेकार है। या तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ के कुछ दूसरा काम करने लगो। हिंदुस्तान में बहुत काम है, पैसा आप कमा सकते हो दूसरे काम से भी। हिंदुस्तान में बहुत काम है भाई, कुछ भी करके पैसा कमा लो। लेकिन आपको पता है नौकरी लग जाती ना तो सारी की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। धंधा कितना भी कर लो मेरे भाई, मेहनत बहुत पड़ती है। तो इसीलिए बोलते हैं पढ़ लिख के नौकरी लग जाए तो सबसे ज़्यादा आराम है। तो इसीलिए बोलते हैं पढ़ो, मेहनत से टॉपर बनो। जब अधिक नंबर आएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन आप लोग इतना करते नहीं हो। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं, बताते हैं कि पार्ट 8 के प्रश्नों को लगाना है तो कैसे लगाना है, पहले उसका बेसिक देख लो उसके बाद लगाना है। तो ये सब होता है यार। तो एक्स वाई बराबर के स्क्वायर, ये क्या है, समकोणीय अतिपरवलय है। तो यहाँ पे पहले अक्ष लिख देते हैं। तो वाई अक्ष हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, वाई डैश हो गया, इसका अपोजिट एक्स डैश हो गया। देखो समकोणीय अतिपरवलय, इसका ग्राफ देखो, सीख लेना ऐसे करके, ये ग्राफ बनेगा, इसको बोलते हैं समकोणीय अतिपरवलय। यही समीकरण है एक्स वाई बराबर के स्क्वायर। चित्र जरूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर चित्र नहीं ध्यान दिया, देखो समीकरण भी याद होना चाहिए, चित्र भी याद होना चाहिए, दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम रफ कर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया नंबर 6। अब नंबर 7 में पहुंचते हैं। y बराबर लॉग एक्स का ग्राफ, नंबर 7 में पहुंचते हैं। y बराबर लॉग एक्स का ग्राफ। अब लॉग एक्स का ग्राफ हम आपको बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर नंबर डाल लो, 7 डाल लो। तो यहाँ पर ठीक है, y बराबर लॉग एक्स का ग्राफ, इसका देख लो ग्राफ, ठीक है, लॉग एक्स का ग्राफ देख लो, एक्स अक्ष और इसको बोलेंगे वाई अक्ष, और अपोजिट इसका वाई डैश हो जाएगा, इसका अपोजिट एक्स डैश हो जाएगा। देखो भाई, लॉग एक्स का जब भी ग्राफ आपको बनाना पड़े तो इतना ध्यान रखना है कि 1,0 पे ही ये कटेगा, 1,0 पे ही ये कटेगा चित्र। तो यहाँ पर जब भी लॉग एक्स का ग्राफ आए ऐसे करके बनाना है, ऐसे करके, ठीक है, हमेशा ये 1 पे ही कट करता है। इसको बोलते हैं y बराबर लॉग एक्स, ये ग्राफ है। याद रखना, जब भी लॉग एक्स का ग्राफ आपको बनाना हो तो 1 पे ही ये कटेगा, 1 पे ही कटता है, कटेगा क्या, कटता है। तो ये ठीक है, हो गया, इतना ही था। अब इसके बाद में आपको हम नंबर 8 में बताएंगे साइन एक्स का ग्राफ, फिर उसके बाद कॉस एक्स का ग्राफ बताएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं।
अब देखो यहाँ पे नंबर अगला, यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं लाइन, तो 8 की हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर 8 में देख लो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ देख लो, तो साइन एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो यहां से देख लो, यहां से तो ये एक्स अच्छा है, ये y अच्छा है, और ये अपोजिट एक्स डैश, इसका अपोजिट y डैश। देखो साइन एक्स का जब भी ग्राफ आपको बनाना है तो आपको मूल बिंदु से ही ऐसे करके ये तरंगें जो हैं ऐसे करके फैलाना है, ये तरंगें, ठीक है। इसका इधर भी होगा, इधर भी ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। लेकिन आपको जब भी प्रश्न मिलेगा, जब भी प्रश्न मिलेगा तो आपको इस तरफ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरफ नहीं लेना पड़ेगा, केवल धनात्मक सीख लो, ठीक है। इतना ही मिलेगा, 0,0 से ही स्टार्ट होगा। तो आपको पता है साइन एक्स का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और न्यूनतम मान होता है -1। तो अधिकतम मान यहाँ पे मिलेगा, देखो अधिकतम, जैसे ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है तो अधिकतम मान आपको मिलेगा, अधिकतम मान कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो अधिकतम मान +1 मिलेगा, और ऋणात्मक मान आपको ये लेवल में रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये जैसे आपको दिख जरूर रहा है ऊपर नीचे, ये लेवल में रहेगा, ये लेवल में रहेगा, ठीक है। जितने ये आपको सर्किल दिख रहे हैं, आधे आधे सर्किल दिख रहे हैं, ये लेवल में रहेंगे। तो अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1, यहाँ पे 0 मिलेगा। अब अगर आपसे बात करें ये कितने का कोण होता है, 180 का होता है, तो भाई इतना यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा ना, ठीक है, पाई हो गया। अब नीचे वाली पाई, जैसे एक पाई ये है, एक पाई ये है, तो यहाँ पे कितनी आएगी, 2 पाई आएगी, क्योंकि इस पाई में ये नीचे वाली पाई प्लस कर दी 2 पाई। अब 2 पाई में ऊपर वाली पाई प्लस करो, क्योंकि आपको पता है इसको पाई बोलते हैं रेडियन में, रेडियन में आपको लिखना है यहाँ पे। तो 2 पाई में ऊपर वाली पाई प्लस करेंगे 3 पाई, भाई इसको 180 बोलते हैं ना, इसलिए। अब 3 पाई यहाँ पे हो गया, 3 पाई में नीचे वाली पाई प्लस कर लो 4 पाई, ऐसे करके आगे चलते रहेंगे। लेकिन जितनी ज़रूरत है आपको हम समझा देंगे, जितना ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा प्रश्नों में पार्ट 8 के, उतना हम आपको समझा दें। अगर बात करते हैं ये, तो ये कितना मिलेगा, यहाँ पर 90 मिलेगा ना, तो यहाँ पर बात करें π/2 मिलेगा ना। अब यहाँ से यहाँ तक बात करें तो कितना मिलेगा, 90, ये वाला 90, इधर का पोर्शन और इस तरफ का पोर्शन 90, 90 90 180, 180 कैसे लिखेंगे, रेडियन में। तो हमें पता है पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई मिलेगा, 90 90 180 पाई मिल गया। अब π/2 में पाई जोड़ो, π/2 में पाई जोड़ो तो कितना मिलेगा, 3π/2 मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जो कोण मिला, यहाँ पर वो 3π/2 मिलेगा। अब यहाँ पर कोण निकालेंगे, फिर आपको ये 90, ये 90 और ये 90 जोड़ेंगे, आपको पाई मिल जाएगा। तो 3π/2 में अगर पाई जोड़ दें तो यहाँ पर जो कोण रहेगा तो 5π/2 रहेगा। जोड़ो, 2 एकम 2, 2 और 3 5 मिल जाएगा। अब ऐसे करके आगे आपको जोड़ते रहना है, फिर आपको यहाँ पर निकालना है, फिर आपको पाई जोड़ना है, 90 90 180 पाई जोड़ो, 5π/2 में जोड़ो पाई तो 7π/2 मिलेगा। फिर आपको पाई जोड़ लेना, 90 और 90 जोड़ो, ठीक है। तो 7π/2 में अगर हम 180 जोड़ेंगे पाई तो 9π/2 मिलेगा। ये आपको ग्राफ सीख लेना है। अब कुछ हम नोट पॉइंट आपको बताएंगे, कुछ क्या बताएंगे, नोट पॉइंट यहाँ पे बता देंगे, जिससे आपको दिक्कत और भी नहीं बढ़ेगी, आपकी दिक्कत नहीं बढ़ेगी, ये मेरा आपसे वादा। जैसे पहला आपसे ये हम कह दें, जैसे साइन 0 का तो मान 0 होता ही है। अगर बात करते हैं साइन पाई या साइन 2 पाई, ठीक है, या फिर साइन 3 पाई, बराबर में कुछ भी लेते रहो, आंसर शीट बताओ। जैसे पाई देखो, साइन 0 का मान तो 0 होता है, पाई का भी मान 0 होता है, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, साइन 3 पाई का मान 0 होगा, साइन 4 पाई का मान 0 होगा, साइन 1000 पाई का मान 0 होगा, साइन 1,00,000 पाई का मान 0 होगा। तो इन सब का ही क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। चाहे आप साइन 4 पाई, साइन 5 पाई ऐसे ले लो, इन सभी का मान डायरेक्ट बता देना है, गर्दा उड़ा देना है डायरेक्ट।
अब देखो यहाँ पे नंबर 2 की बात करें, अब ऊपर वाला ले लो। अगर हम बात करें साइन 90 का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा ना, क्योंकि सामने देखा जाता है। देखो इस रेखा पर, इस लाइन पर जो भी कोण है उसके सामने 0 है, तो आंसर शीट हमने 0 लिख दी। अब साइन 90, साइन 5π/2, साइन 9π/2 का मान आपको कितना लेना है, देख लो इसके अपोजिट क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं, सिमेट्री बता रहे हैं कि चतुर्थांश का यूज ना करके आपको इसका ऐसे गर्दा उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना है। इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा डायरेक्ट। अब नंबर 3 बात करें, ये जरूर आपको सीख लेना है। अब आ जाओ साइन 3π/2, तो साइन 3π/2 की बात करते हैं, अगर हम साइन 7π/2 की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं साइन, आगे खत्म हो गया, छोड़ो रहने दो, इतना ही रखो, आगे डाटेड कर देंगे, क्या कर देंगे, डाट 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 कर देंगे। बताओ साइन 3π/2 का मान ये -1 और साइन 7π/2 का इसके अपोजिट, देखो अपोजिट जो भी चिन्ह है वही लेना है। तो आगे ऐसे डाट डाट मिलता रहेगा, तो हमें क्या मिला, -1। ये भाई 4G समझो चाहे 8G समझो, ये कुछ भी समझो, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। पूरे यूट्यूब पे आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी जो हम आपको बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं। 50 रुपए के टीचर जो होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया, उनसे कभी ना पढ़ो, क्योंकि वो क्या करते हैं, फीस ले लेते हैं, बच्चे का भविष्य बने या ना बने उन्हें ये परवाह नहीं है, उन्हें फीस की परवाह होती है। हम आपसे फीस नहीं मांग रहे हैं, अभी तक एक भी पैसा नहीं मांगा है, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप नहीं शेयर करोगे तो और भी बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं शेयर करो भाई। ये जो इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड निकालते हैं, किताबों में नहीं मिलेगा, आपको बता रहे हैं किताबों में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपने साथियों को बताइए कि मानव सर से ही गणित पढ़ो, किसी और टीचर से ना पढ़ो। तो इसको हम ग्राफ कर रहे हैं, y बराबर cos x का ग्राफ बताएंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। अब नंबर 9 की बात करेंगे, इसको हम ग्राफ कर रहे हैं। अब cos x का भी आपको हम बनवा के और ट्रिक बताएंगे। तो sin x का ग्राफ आपने सीख लिया होगा, मजा आ गया होगा, लाइक कर दो वीडियो को फैला दो इस हिंदुस्तान में, सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को। बता देना पार्ट 8 का सर ने बेसिक पढ़ाया है, गर्दा उड़ा दिया है बेसिक का। जय महाकाल, जल्दी बेसिक हो जा, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। चलो भाई यहाँ पर नंबर 9 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, नंबर 9, ये नंबर 9 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो y बराबर cos x का ग्राफ, ठीक है, नोट बाद में बताएंगे। cos x का ग्राफ देख लो, तो cos x का ग्राफ बनाना है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है, ठीक है। इसका अपोजिट ले लो, यहाँ पे y डैश कर लो, इसका अपोजिट x डैश कर लो। देखो जब भी cos x का ग्राफ खींचना हो तो यहाँ से खींचेगा, साइन का मूल बिंदु से खींचेगा, इसका यहाँ से खींचेगा, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके आगे चला जाएगा। तो इसका भी cos x की अगर बात करते हैं, अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है, ठीक है, ऐसे करके। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, क्योंकि आपको पता है चाहे sin x की बात हो चाहे cos x की बात हो, अधिकतम मान 1 देता है, प्लस का 1, और अधिकतम मान 1 और छोटा मान -1। कहने का मतलब है न्यूनतम मान -1 देगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर -1। देखो इस रेखा पर जो भी कोण आएगा उसका मान निकलेगा +1, इस रेखा पर जो भी कोण आएगा उसकी आंसर शीट निकलेगी -1, इस रेखा पर जो भी कोण आएगा उसकी आंसर शीट 0 निकलेगी। तो आपको पता है कि ये क्या है, बात करते हैं ये 90 है, ये क्या है 90 होता है, तो यहाँ पे π/2 मिलेगा, ठीक है। अब नीचे आपको पता है अगर बात करें इसकी तो 180 होता ना, 180 को कैसे रेडियन में पाई, तो π/2 में पाई जोड़ लो, π/2 में पाई जोड़ लो, कितना हुआ 3π/2 हुआ। अब ऊपर वाली पाई जोड़ लो, ऊपर वाले यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर इसमें पाई जोड़ लो 5π/2, फिर आपको नीचे वाली पाई जोड़ लेना है 7π/2, ऊपर वाली पाई जोड़ लेना है ऊपर वाली, तो 9π/2, ऐसे करके आगे डाट 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 चलते रहेंगे। लेकिन उतना हम समझा देंगे जितना यूज होगा प्रश्नों में,
अब देखो यहाँ पर आ जाओ, जैसे बात करें यहाँ पर, जैसे ये तो 90 है, देखो ये क्या है 90 है, ठीक है ये 90 है। अगर इसकी बात करें इस इतना पोर्शन देखो ये 90 है ना, ये 90 है, तो कहने का मतलब है 90 प्लस 90 कितना होगा 180 होगा। 180 को रेडियन में पाई, तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे कोण निकाला जाए तो कितना मिलेगा 90 90 180 पाई मिलेगा। अब देखो इस पाई से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे कोण बताओ कितना निकलेगा, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, तो 90 90 180 फिर मिला। तो इस पाई में क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पाई में आपको जोड़ना है, क्योंकि दूरी तो मूल बिंदु से ली जाती है इसलिए जोड़ रहे हैं। तो पाई में कितना जोड़ेंगे, ये वाली पाई फिर जोड़ लो 90 90, तो पाई में पाई जोड़ा 2 पाई। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, लेकिन मूल बिंदु से दूरी बताना है आपको, मूल बिंदु से यहाँ तक दूरी टोटल बताना है। तो 2 पाई में ये 90 90 पाई, 2 पाई में यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ेंगे तो पाई मिलेगा, 2 पाई में पाई जोड़ो 3 पाई। ऐसे ही आपको यहाँ पर 3 पाई में फिर पाई प्लस कर लो तो कितना मिलेगा बताओ 4 पाई मिलेगा। फिर आपको पाई प्लस करना है तो यहाँ पे कितना मिलेगा 5 पाई। ठीक है, अब आपको ये कोण भी ध्यान देना है, कौन सा कोण कहाँ पे रहेगा, नोट आपको बता देते हैं। जैसे पहला, जैसे बीच वाली की बात करें तो बीच वाले की बात करें cos पाई बाई 2 बराबर में cos 3 पाई बाई 2। cos बीच वाली रेखा देखो 5 पाई बाई 2, आगे हम डाट डाट ऐसे कर देते हैं अनंत तक। बताओ इसके सामने, इस रेखा के सामने जो भी कोण है आंतरिक क्या है बताओ 0 है, तो डायरेक्ट आपको 0 रख लेना है, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है पहले से ही आपको पता है। लेकिन cos 3 पाई बाई 2 cos 5 पाई बाई 2 का मान भी 0 होता है। अब आ जाइए नंबर 2 पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 पे ऊपर वाली रेखा पर कोण देख लो cos 2 पाई फिर cos 4 पाई, आगे डाट डाट कर देते हैं। आंसर शीट बताओ इस रेखा पर जो भी कोण आया है उसकी आंसर शीट क्या रहेगी +1 रहेगी। तो ठीक है, ऐसे करके 4G ट्रिक से आपको सीख लेना है। तो यहाँ पर देखो सबसे नीचे रेखा देख लो, इस रेखा पर जो भी कोण आया है उसकी आंसर शीट क्या निकलेगी -1। तो यहाँ पर cos पाई बराबर cos 3 पाई बराबर डाट 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 कर देते हैं, बराबर कितना निकलेगा -1 निकलेगा, क्योंकि इस रेखा पर ये डाटेड है ना, इस रेखा पर जो भी कोण है उसकी आंसर शीट -1 निकलेगी। भाई ये गर्दा उड़ गया यहाँ से यहाँ तक, आपको समझ लेना है भाई। हमने आपको बताया पूरे यूट्यूब पे ये कोई नहीं आपको बता सकता, ये किताबों में नहीं लिखा है, किताबों में नहीं लिखा है। ठीक है, ये सीख लेना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, हो गया ना ये 9, ठीक है। अब आपको फार्मूले हम लिखाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या लिखाएंगे, फार्मूले लिखाएंगे प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 के, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको फार्मूले लिख लेना है जिससे आपको प्रश्नों को लगाना है। इसको हम रफ करके फार्मूले लिखाते हैं अब, ठीक है। लिख लो नंबर, अगला लिख लो, नहीं नंबर तो खत्म हो गए, अब फार्मूले लिख लेना है, फार्मूले लिखवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो फार्मूले, तो यहाँ पे नंबर 1 डालते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं यदि वक्र y बराबर fx कामा x अक्ष और रेखाओं x बराबर a कामा x बराबर b के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे है देखो इसका यूज जरूर होगा, इसका क्या करना है, जो भी प्रश्न में होता है उसका जरूर यूज होगा। पार्ट 8 की बात कर रहे हैं, जैसे आपको प्रश्न मिलेगा प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 में, तो जो भी वहाँ पे लिखा है समीकरण में तो सभी का यूज होगा, इतना ध्यान रखना है। बताएंगे वहाँ पर भी प्रश्नों को जब लगवाएंगे, लेकिन यहाँ पे सीखो। जैसे क्षेत्रफल तो निकालना है, फार्मूला कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। जैसे ये x अक्ष है, ये क्या है x अक्ष, और इसको क्या बोलेंगे
वाई अक्ष बोलेंगे। अब अपोजिट लिख लो भाई। अब इसके बाद करना क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे y बराबर x, हमने एक ग्राफ ले लिया, ये क्या है y बराबर fx, ग्राफ पर ये वक्र ले लिया। अब x अक्ष बाद में देखेंगे, बाद में, पहले देखो x बराबर a y बराबर b, ये रेखाएं खींचना है। x बराबर a हमने मान लिया, ये x बराबर a यहाँ पे मिल जाएगा, और x बराबर b रेखा खींचना है। ये x बराबर a और x बराबर b y अक्ष के समांतर ही रेखाएं खींची जाती हैं, इतना ध्यान रखना है। x के बराबर कुछ भी आपको मिल जाए, y अक्ष के समांतर खींचना है। अगर प्लस मिल जाए तो इस तरफ खींचना है y अक्ष के, अगर x का मान माइनस का यहाँ पे मिल जाए, निगेटिव कुछ भी मिल जाए तो y अक्ष के समांतर खींचना, लेकिन ऋणात्मक x अक्ष पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x बराबर a x बराबर b रेखा खींच ली। अब यहाँ पे बिंदु अगर आपसे पूछे जाएं तो कितना मिलेगा, a, 0, यहाँ पे कितना मिलेगा v, 0 मिलेगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, यहाँ पे लिखा है वक्र x अक्ष और रेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसको घेरना है, मतलब बाउंडेड करना है। क्या करना, बाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब है अब आपको काउंटिंग करना है। 1 नंबर हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर देख लो, दूसरा नंबर हम आपको यहाँ पे ऐसे करके तार चढ़ा देते हैं। तार से ये पता लगेगा कहाँ पे ये छायांकित होगा, छायांकित समझ लेना है। तार चढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे x अक्ष है, x अक्ष पे तार चढ़ा लो ऐसे करके, तो पता लग जाएगा छायांकित कहाँ होगा। तो x बराबर a, इस पे देख लो, क्योंकि x बराबर a x बराबर b के बीच, तो इसके तो बीच हमें निकालना ही निकालना है। तो हमने तार इस पे भी चढ़ा दिया ऐसे करके। अब देखो कहाँ पे छायांकित हुआ है, आपको पता बाउंडेड, हमेशा क्षेत्रफल बाउंडेड का ही निकलेगा। अगर हम पार्ट 8 की बात करें तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, इतना ध्यान रखना है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, वही यहाँ पे फार्मूला हम लिखेंगे। लेकिन अब आपको पट्टी भी काटना है। पट्टी कैसे काटी जाएगी हम आपको नोट में लिखा देते हैं। यहाँ पे पट्टी देखो, जैसे पट्टी आपको काटना है, ये पट्टी है, ये पट्टी का ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा। तो यहाँ पे लिख लो पट्टी का ऊपर का सिरा, ये 4G ट्रिक है, समझ लेना है। पट्टी काटने में आपको दिक्कत आती है, 50 रुपए के टीचर जो आपको मिल गए उन्होंने नहीं बता पाया, आज हम आपको बताएंगे कि पट्टी कैसे काटना होती है। क्योंकि पट्टी से क्या होता है, हमें लिमिट पता चलेगी, समाकलन की लिमिट। तो पट्टी का ऊपर का सिरा वक्र से छुलेगा, वक्र यहाँ पे देख लो, सही से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वक्र से छुलेगा, ठीक है। और नीचे का हिस्सा देखो, पट्टी का निचला सिरा, पट्टी का निचला सिरा अक्ष से छुलेगा, अक्ष से छुलेगा। आगे भी लिख देते हैं, और उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पर, देखो आ नहीं पा रहा है, ये पट्टी का निचला सिरा जो है, पट्टी का निचला सिरा अक्ष से छुलेगा। ये क्या लिखा है, पट्टी का निचला सिरा अक्ष से छुलेगा और उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पर बिंदु ज्ञात हो। ये मोटी बात है, ये पट्टी काटने के लिए इतना आपको दिमाग में रखना है, पट्टी कभी भी गलत नहीं कटेगी। अब देखो ऊपर का हिस्सा ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। y बराबर fx, वक्र है, वक्र का समीकरण। तो वक्र बोलेंगे तो आपको पता है ऊपर का हिस्सा, पट्टी का ऊपर का हिस्सा किससे छुलेगा, देखो लिखा होगा पट्टी का ऊपर का सिरा वक्र से छुलेगा, तो ऊपर का हिस्सा छुला दिया वक्र से। अब निचला सिरा देखो, पट्टी का निचला सिरा अक्ष से छुलेगा,
यहाँ पे उस लिख दो, उस। पट्टी का निचला सिरा उच्च अक्ष से छुलेगा, उस अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पर बिंदु होते हैं, या फिर वैसे ही रहने दो, सेंटेंस अगर सही बना लो सही बना लो। पट्टी का निचला सिरा अक्ष से छुलेगा, अक्ष से, उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पर बिंदु ज्ञात हो, ये भी ठीक है। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो निचला सिरा अक्ष एक्स अक्ष पे छुला दिया, क्यों? क्योंकि इस पे बिंदु पता है, इस पे वाई अक्ष पे बिंदु नहीं पता है। तो ऐसे करके पट्टी काटना है। अब आराम से आप यहाँ पर एक फार्मूला याद कर सकते हो। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल लिमिट हो जाएगी यहाँ से, देखो पट्टी कटी है ना, इस पट्टी को dx कहेंगे। तो dx के आगे आपको चर x में लिमिट लेना है, क्योंकि पट्टी dx है ना, तो चर x में लिमिट लेना है। तो चर x हमको a मिल गया यहाँ पे, इस बिंदु से चर b का मान, मतलब चर x का मान b मिल गया। अब यहाँ पे फार्मूला y dx, ये फार्मूला ऐसे निकल के आया है, इसको याद कर लेना, ठीक है। पट्टी जरूर सीख लेना है। पट्टी अगर काट ली तो प्रश्न को लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब पट्टी समझ गए हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर 2 डाल लेना है आगे, फार्मूला नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, x बराबर एफ बाई, यहाँ पे बाई एच लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बाई एच। अब यहाँ पर बाई बराबर a लिख लेते हैं, बाई बराबर b लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और जब भी इसे नोट करना है इसको बाउंडेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाउंडेड बोलेंगे। बाउंडेड का ही हमेशा क्षेत्रफल निकलता है। फिर आपको छायांकित करना है सेकंड फार्मूले में, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग क्या करो, सेकंड नंबर पे फार्मूला बनाओ। तो यहाँ पर एक फिर ले लो, फिर हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स डैश और यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर एफ वाई है, ठीक है। हमने ग्राफ ले लिया, यहाँ पे वक्र ले लिया है ये वाला, एक्स बराबर एफ वाई, इसको क्या बोलेंगे, वक्र बोलेंगे, ठीक है। वक्र के समीकरण आपको पता है, कैसे पहचानते हैं, घात 2 या 2 से ज़्यादा मिलेगी, या तो x की मिलेगी या तो y की मिलेगी, तो पहचान लेना वक्र का समीकरण। अब y बराबर a, एक रेखा खींचो, ये खींच गई, ये हमेशा x अक्ष के समांतर ही रेखाएं खींचेंगी, y बराबर a और यहाँ पे y बराबर b। अब आपको छायांकित कर लेना है, छायांकित करने के बाद पट्टी काटना है। पहले तो बिंदु, यहाँ पे बोलो कितना बिंदु मिलेगा, 0, b, यहाँ पे बिंदु मिलेगा, बताइए 0, a मिलेगा। अब छायांकित करो, काउंटिंग करेंगे यहाँ पे कितना मिला है हमें समीकरण। तो एक वक्र मिल गया, हम यहाँ पे तार चढ़ाएंगे ऐसे करके, तार से क्या पता चलता है, छायांकित पता चल जाएगा। बाई अक्ष है ना, बाई अक्ष ये है, छायांकित कर लो, ये तार चढ़ा लो, बाद में छायांकित करेंगे। बाई बराबर a, तो बाई बराबर a और b के बीच में तो आपको क्षेत्रफल निकालना ही निकालना है। लिखा के बीच, के बीच लिखा ना, तो के बीच का मतलब यही है रेखाओं के बीच, और वक्र और बाई अक्ष, तो ये छायांकित हुआ है, तो ये छायांकित हुआ है, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। और हमेशा पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, बाउंडेड का ही निकालना है क्षेत्रफल। किसका निकालना है, बाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब जानते हो, परिबद्ध बोलते हैं, परिबद्ध। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, परिबद्ध होता है, चारों तरफ से घेरा हुआ है तो उसको बाउंडेड बोलते हैं। अब पट्टी कैसे काटना है आपको पता है, पट्टी का ऊपर का सिरा वक्र से छुलेगा, निचला सिरा अक्ष से छुलेगा, तो ये ट्रिक आपको पता है। पट्टी का ऊपर का हिस्सा हमेशा वक्र से छुलाना है, वक्र है ना, तो ऊपर का हिस्सा ये छुल गया वक्र से, और निचला सिरा जो पट्टी का किससे छुलाना है, अक्ष से। लेकिन जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे ये पट्टी नीचे का सिरा छुला देना है, ठीक है। ये डी वाई है ना, क्योंकि बाई अक्ष पे पट्टी कटी है तो डी वाई। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद कर लेना है, अभीष्ट क्षेत्रफल, एक फार्मूला आपको यहाँ पे
याद कर लेना है अभीष्ट क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ से लेंगे, चर बाई में लेना है, पट्टी डी वाई है ना, पट्टी जब काटी है डी वाई की, तो डी वाई में मीन्स डी में बाई चर है ना, तो आपको बाई चर में ही लिमिट लेना है, तो बाई बाद में मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर, तो ए से वी हो गए ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे डी वाई है तो एक्स डी वाई अपोजिट, अगर डी वाई है तो एक्स रखना है, अगर डी एक्स है तो वाई रखना है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा फार्मूला देख लो यहाँ पे, इसको हम रफ कर देते हैं। तीसरा फार्मूला आपको बताएंगे। अब ये फार्मूले हैं, प्रश्नों के लिए हैं। अभी तक जो भी हम पढ़ाते रहे, ग्राफ बनाते रहे, वो आपका बेसिक था, और ये भी बेसिक ही है। तो इसको हम रफ करेंगे और फार्मूला नेक्स्ट आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर 3 डालना है। इंक फैल रही, चलो इधर देख लो, नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो 2 वक्र यहाँ पे ले लेते हैं, दिए गए 2 वक्र, यहाँ नंबर 1 डाल लो, दिए गए 2 वक्र y1 बराबर f1x, y2 बराबर f2x, इसे 1 डालो, इसे क्या डालो, 2 डालो। इतना ध्यान रखना है, जब 2 वक्रों के बीच का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना पड़े तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ते हैं। क्या निकालना पड़ते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु हम यहाँ पे कैसे निकालें, क्योंकि ये तो बेसिक है, जब प्रश्न मिलेगा प्रश्नावली में तब वहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पे मान लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु जो हैं ए कमा बी व सी कमा डी, ये प्रतिच्छेद बिंदु हमने माने हैं। लेकिन जब प्रश्न लगाएंगे ना तो 2 वक्र आपको मिलेंगे, तो उनको हल करके आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ इस तरफ थोड़ा सा साइड से बनाते हैं, उस साइड जो है फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। आपको फार्मूला याद रखना है जब 2 वक्र दिए जाएं, जब 2 वक्र दिए जाएं, देखो हम आपको बताते हैं, इसमें नोट में बता देते हैं। प्रश्न में 2 वक्र मिलेंगे, ये फार्मूला कहाँ का लगाना है हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न में 2 वक्र मिलेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, आ जाएगा। प्रश्न में 2 वक्र मिलेंगे, प्रश्न में एक रेखा, प्रश्न में एक रेखा और एक वक्र मिलेगा। ये मिलेगा का मतलब हम आपको बताते हैं, मिलेगा का मतलब है आपको समीकरण ही मिलेगा, या तो 2 वक्र मिल जाएंगे तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करना जो हम बताएंगे, या तो प्रश्न में एक रेखा या एक वक्र मिलेगा, तब उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। ये ट्रिक है, ठीक है। जब भी प्रश्न आपको मिल जाए तो देख लेना है फार्मूला कौन सा किस में लगेगा। तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और आपको बताएंगे फार्मूला। तो यहाँ पे एक्स अक्ष और यहाँ पे वाई अक्ष, 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक वक्र हमने ऐसा ले लिया और दूसरा ऐसा ले लिया, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब यही है, 2 वक्र आपको मिलेंगे, प्रश्नावली में मिलेंगे, तब आपको खींचना है उनको, लेकिन वो आपस में कटेंगे जरूर। तो इसीलिए हमने 2 वक्र यहाँ पे ले लिए हैं। ये वक्र हमने ले लिया है y1 बराबर f1x ले लिया है, और ये वक्र ले लिया है y2 बराबर, देख लो यहाँ पे f2x, ये ऊपर, यहाँ पे क्या है, ऊपर, ठीक है, ऊपर वाला वक्र है, और ये नीचे वाला वक्र है।
ये ऊपर वाला वक्र है और ये नीचे वाला वक्र है, ये हमने लिखा है ना, इसका भी रीजन बताएंगे कैसे यूज करेंगे। पहले आपको ये छायांकित करना है। कहता दो वक्र हैं और प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा आपको A, B मिल जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु, और यहाँ पे C, D मिल जाएगा। देखो बिंदु प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस अगर हैं तो प्रथम चतुर्थांश में ही मिलेंगे, तो इसीलिए प्रथम चतुर्थांश में ही यहाँ पर हमने ले लिए हैं। अब इसके बाद ऐसे, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है A, B मिल गए ना, तो A नीचे आएगा, B नहीं आएगा ना, ये B नहीं आएगा, A नीचे आएगा। क्यों? x अक्ष पर y 0 होता है, तो B जो है बिंदु ये नीचे नहीं आएगा उतर के, केवल और केवल A चला आएगा। यहाँ पर देखो नीचे बिंदु लिखना है, इन दो में से कौन सा नीचे आएगा? D उतर के आएगा कि C उतर के आएगा? तो C उतर के आएगा नीचे। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है, तो D जो है नहीं आएगा उतर के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, छायांकित कर लेना है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आपको पट्टी पता है, पट्टी की जो हमने 4G ट्रिक बताई, आपको बताई ना 4G ट्रिक, पट्टी कैसे कटेगी, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, फिर रिपीट करते हैं, ऊपर का हिस्सा वक्र से ही छुलेगा, तो ऊपर का हिस्सा हमने वक्र से छुला दिया, देखो ऊपर का हिस्सा वक्र से छुला दिया, लेकिन नीचे का हिस्सा उस अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु हैं। अगर x अक्ष पे बिंदु हैं तो नीचे का हिस्सा x अक्ष से छुलेगा, अगर y अक्ष पे बिंदु हैं तो पट्टी का नीचे का हिस्सा y अक्ष से छुलेगा। लेकिन यहाँ पे बिंदु x अक्ष पे हैं तो पट्टी का निचला सिरा जो है वो x अक्ष से छुलेगा, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर x अक्ष पे पट्टी कटी है तो dx। अब फार्मूला देख लो, यहाँ पे यहाँ पर हम लिख देते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, रट लेना है इस फार्मूले को। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, देखो लिमिट आ जाएगी a से b, नहीं a से c लिमिट आ जाएगी, तो a से c, क्योंकि dx है ना यहाँ पे, तो dx की लिमिट देखते हैं, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब इसके बाद देखो ये नीचे वाला वक्र है, ये ऊपर वाला वक्र है, इसकी कहानी भी बता देते हैं। इसकी कहानी ये है, आपको ऊपर वाले वक्र में से, यहाँ पे जो भी लिखना है, ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले वक्र को घटाना है। तो ऊपर वाला वक्र क्या है, y1 है। देख लो ऊपर आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु से देखना है, यहाँ से यहाँ तक देखना है। ऊपर वक्र कौन सा है, y1 है ना, और नीचे वक्र कौन सा है बताइए, नीचे y2 है भाई, y2 देखो नीचे वाला वक्र है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच देखना है, ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाला ही माइनस करना है, तो y1 में से y2 माइनस करना है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा ऊपर वाला वक्र और नीचे वाला वक्र, मतलब ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले वक्र को माइनस करना है। ये फार्मूला हो गया, इसको नोट करो। अब एक फार्मूला और है, इसको हम रफ कर देते हैं, ये नंबर 4 यहाँ पे डाल लो, इसी के रिलेटिव है। इसको हम पट्टी को रफ करते हैं और यहाँ पर इसको भी रफ कर देते हैं। अब फिर हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये नंबर 2 डाल लो यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर चर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x1 ले लेते हैं, यहाँ पर x2 ले लेते हैं, यहाँ पर y ले लेते हैं, यहाँ पर y ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो नोट पॉइंट दोनों का रहेगा। फार्मूला पहला जो बताया है इसी में, उसके लिए, और दूसरा जो बता रहे हैं इसके लिए, प्रतिच्छेद बिंदु यही रहेंगे। चित्र बना लो। तो चित्र जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो आपको समझना है, और कुछ नहीं है। ये x अक्ष है और यहाँ पे क्या है, y अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वक्र खींचेंगे। वक्र आपको पता है कि प्लस ही है, तो एक ऐसे खींच लो और एक ऐसे खींच लो, ठीक है। और आपको पता है कि ये प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो a, b यहाँ पे मिल जाएगा और c, d यहाँ पे मिल जाएगा। और ये इसको बोलेंगे हम x1 बराबर f1y, और चाहे कोई सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई सा ले लो। ये वाला जो वक्र हमने लिया है इसको हमने ले लिया x1 इक्वल f1y, आपकी मर्जी है, कोई सा ले लो। लेकिन जब प्रश्नों को हल करवाएंगे तो ऑटोमेटिक मिलेगा ऊपर वाला वक्र और नीचे वाला वक्र। लेकिन यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम
x2 बराबर f2 बाई ले लेते हैं। अब आपको पता है कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पट्टी तो कटेगी। पहले आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु की रेखा खींच लेना है, ये प्रतिच्छेद बिंदु की एक रेखा है, ये वाली खींच लेना है और एक ये खींचना है। अब आपको पट्टी काटना है। 4G ट्रिक हमने आपको बताई कि पट्टी का ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा और नीचे का हिस्सा उस अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो इस अक्ष पे बिंदु आपको मिल जाएंगे, 0, V मिल जाएगा, यहाँ पे 0, C मिल जाएगा। ठीक है, 0, C मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया इस बिंदु में आपको इसको उतारना है, या तो A आएगा या B आएगा। देखो A यहाँ पर नहीं उतरेगा, क्यों? क्योंकि बाई अक्ष पे x 0 होता है, तो B आएगा सीढ़ी से, सीढ़ी लगा के उतर आएगा नीचे। ऐसे यहाँ पे देखो C, D है, तो C नहीं आएगा सीढ़ी लगा के यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाई अक्ष पे x 0 होता है। D आएगा सीढ़ी लगा के आएगा नीचे, तो D आएगा, तो यहाँ पे D लिखो भाई। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमें बिंदु, अब आपको पता है ऊपर का हिस्सा वक्र से छुलेगा और नीचे का हिस्सा अक्ष से छुलेगा, लेकिन उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो किस अक्ष पे बिंदु है? तो इसी अक्ष पे बिंदु है ना, बाई अक्ष पे। तो इसीलिए बाई अक्ष पे नीचे का हिस्सा छुलेगा पट्टी का और ऊपर का हिस्सा वक्र से छुल गया। अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे याद कर लेना है, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल यहाँ पर देख लो, लिमिट, सबसे पहले आपको लिमिट देखना है, और लिमिट dy है ना, तो बाई चर में लिमिट देखो b से d हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b से d हो जाएगा। अब आपको देखना है वक्र ऊपर वाला कौन है, नीचे कौन है। तो अगर ये बात करें, ये वाली, ये ऊपर है, ये वक्र क्या है, ऊपर वाला है, और ये नीचे वाला है। तो आपको पता है ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटाते हैं, तो x1 में से x2 को घटा लो और यहाँ पे dy कर लो। तो याद रखना, ऊपर छायांकित, जहाँ पे छायांकित होता है और ये प्रतिच्छेद बिंदु, यहीं से देखते हैं कि ऊपर वक्र कौन सा है और नीचे का वक्र कौन सा है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं और फिर समाकलन करके हमें आंसर शीट निकालना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं, तो ये फार्मूला आपको रट लेना है। ठीक है, अब इसको हम रफ करके अब यहीं पर ले लेते हैं, यहीं पे नंबर 3 ले लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं और आपको नोट कर लेना है। नंबर 3 की बात करेंगे। देखो ये नोट जो हमने लिखाया है, जितने फार्मूले हम इस 4th रूल में बता रहे हैं वो सबके लिए नोट है, सबके लिए नोट है। ठीक है, तो नंबर 3 फार्मूले देख लो यहाँ पे, इसी का है, जब पता ना हो, यहाँ पे क्या लिखते हैं, जब पता ना हो ऊपर और नीचे। देखो जो बता रहे हैं वो सीखो, जब पता ना हो ऊपर और नीचे वक्र कौन सा है, कौन सा है। जब पता ना हो ऊपर और नीचे वक्र कौन सा है, तब आपको फार्मूला में प्लस यूज करना है। अभी क्षेत्रफल देखो, a से b बाई 1 dx प्लस c से d बाई 2 dx, इतना ध्यान रखना है। अगर पट्टी आप काट रहे हो x अक्ष पे तो ये फार्मूला लगेगा, प्लस लगेगा, इसमें घटाया नहीं जाता है, इसमें पता नहीं चलता है वक्र ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो इसलिए प्लस करना है। और देख लो यहाँ पे नंबर 1 हो गया, नंबर 2 देख लो, अभीष्ट क्षेत्रफल। जैसे पट्टी आपने x अक्ष पे काटी तो dx, अगर पट्टी आपने y अक्ष पे काटी तो dy, तो dy है तो यहाँ पे x1 आएगा, dy है तो x2 आएगा, a से b और c से d। ऐसे करके आपको ये फार्मूले और ध्यान देना है। जोड़ते कब हैं और घटाते कब हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए। जब आप ग्राफ बनाओगे तो पता चलेगा ऊपर वक्र कौन सा है और नीचे कौन सा है, तब आपको माइनस वाला फार्मूला यूज करना है। और लिमिट सेम रहेगी, जब घटाते हैं तो लिमिट दोनों की सेम रहती है वक्र की, लेकिन जब पता ना हो ऊपर और नीचे वक्र कौन सा है तब आपको प्लस करना है अलग अलग, और अलग अलग जब प्लस करोगे तो आपको लिमिट भी अलग अलग लेनी है।
तो ये बेसिक हमने कंप्लीट किया पार्ट 8 का। मजा आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्किल में, और बता देना है कि पार्ट 8 मानव सर से ही पढ़ना है और तो कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि रटवाएगा तो हमको खराब लगेगा। आपको रीजन हम आपको बताएंगे और जब प्रश्नों को हल करवाएंगे प्रश्न 8.1 और 8.2, तो वहां पर क्या करेंगे 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे। और सभी स्टूडेंट लाइक कर दिया करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अगली क्लास में जब प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न लाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।